कहना चाहेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, विश्व पटल से झूठ बोलने का काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री मुझे आज इन सवालों का जवाब दें, और ये खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका के अंदर कहे हैं। सबसे पहली बात, देश के प्रधानमंत्री जी ने 4 बातें कही हैं, चारों का जवाब दूंगा आपको एक एक करके। सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आज भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। इसका जवाब यह है कि अगर भारत में हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है, और एक साल में 52 सप्ताह होते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल हो गया है, अगर हम 52 की मल्टीप्लाई 9 से करते हैं तो 468 यूनिवर्सिटी निकल कर आती हैं। कोई मुझे बताए कि ये 468 यूनिवर्सिटी कहां पर है? कोई मुझे सवाल का जवाब दे, देश के प्रधानमंत्री बताएं कि ये 468 यूनिवर्सिटी कहां है। दूसरी बात, देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आज भारत में हर तीसरे दिन एक अटल टिंकरिंग लैब बन रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह बात कही है। मैं आपको बता दूं कि अगर देश के जो प्रधानमंत्री जी ने कही है कि हर तीसरे दिन में, ठीक है, हर तीसरे दिन में बन रही है, तो यानी महीने में 10 लैब बननी चाहिए थी, ठीक है, और साल में 120 लैब बननी चाहिए थी, ठीक है, और 120 की मल्टीप्लाई अगर हम 9 से करेंगे तो आपको मैं बता दूं कि 1080 लैब बननी चाहिए थी। देश के प्रधानमंत्री इस सवाल का जवाब दें कि 1080 लैब कहां पर हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ 24 घंटे फेकम फाकी करते हैं। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि आज भारत में हर 2 दिन में एक नया कॉलेज बन रहा है। हर 2 दिन में एक नया कॉलेज बन रहा है। अगर हर 2 दिन में एक नया कॉलेज बन रहा है तो यानी महीने में 15 कॉलेज बनने चाहिए थे और साल में 180 कॉलेज बनने चाहिए थे। और 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा तो 180 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से करते हैं तो 1620 कॉलेज निकल कर आते हैं। कोई मुझे बताए कि ये 1620 कॉलेज कहां पर हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी विश्व पटल से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि आज भारत में हर दिन एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है। हर दिन अगर एक नई आईटीआई की स्थापना हो रही है तो ठीक है, आप ये समझ लीजिए महीने में कितने, 30 दिन, महीने में 30 दिन और साल में 365 दिन, ठीक है, और 365 की मल्टीप्लाई जब हम 9 से करते हैं तो आपको मैं बताता हूँ 3285 निकल कर आती है सामने। कोई मुझे बताए कि ये आईटीआई कहां पर है जो देश के प्रधानमंत्री जी विश्व पटल से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। और आज मैं आपको बता दूं, इसके बाद एक और बात देश के प्रधानमंत्री जी ने कही है कि आज भारत में हर साल एक आईआईएम बनना है। हर साल एक आईआईएम बन रहा है, तो भैया आप मुझे सवाल का जवाब दीजिए, 365 आईआईएम के हिसाब से जब आप 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने सारे आईआईएम कहां हैं? देश के प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं, दिल्ली मेट्रो में घूमने का काम करते हैं। जब दिल्ली मेट्रो में गए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी गए थे, तो वो डिग्री भी ले ही जाते, सभी देख रहे थे एक साथ वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो डिग्री जिसकी आप बात करते हैं, जिसकी आप चर्चा करते हैं, खैर वो आप दिखा नहीं पाएंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग दल बदलने का काम करते हैं उनकी कोई रिस्पेक्ट, उनकी कोई इज्जत नहीं रहती है। आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने का काम किया था ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के एक नेता क्या कहने का काम करते हैं वो आप ही को पता है। उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कहने का काम किया है। आप सोचिए, ये पार्टी के नेता हैं जो अपनी पार्टी के नेताओं को नामर्द कह रहे हैं। सोचिए, जो पार्टी के नेता अपनी पार्टी के नेता के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जनता के लिए कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते होंगे, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरी बात यह कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे जब वो पार्टी छोड़ के गए थे कि पार्टी में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। आप इस प्रकार की इज्जत करा रहे हैं भाजपा में अपनी, कि भाजपा का एक विधायक जो कि अभी विधायक है भी नहीं, वो आपको ये कह रहा है कि आप नामर्द हैं जो आपने सरकार गिराई। सोचकर देखिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरी बात ये, आज मैं आपको एक बात बता दूं, जिस हिंदुत्व की बात भाजपा करती है, जिस हिंदुत्व का वोट लेने की बात भाजपा करती है, आपने सुना होगा, मैं आपको बता दूं कि नरेश अग्रवाल जिन्होंने हिंदुओं के देवी देवताओं को जो है वो लिंक करने का काम किया था अल्कोहल से, उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, नरेश अग्रवाल, ठीक है, जो कहते हैं कि क्या कहते हैं, रम से राम, ठीक है, विस्की से विष्णु, ठीक है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और ठर्रे से हनुमान ये बोलने का इस्तेमाल करते हैं, ये बोलने का काम करते हैं। वो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैं। मैं देश के तमाम नौजवानों को, देश के तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी सनातन पद्धति के साथ में जिस तरीके का अपमान करने का काम कर रही है वो आप लोगों को समझना होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के ऊपर फायरिंग होती है। वो घटना बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन उसके बाद कुछ लोग जो उसमें पूरे समाज को घसीटने का काम कर रहे हैं वो भी चीज गलत है। जो आरोपी हैं, आरोपी का कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है
और हर जाति, हर धर्म और हर मजहब में गलत लोग होते ही होते हैं, लेकिन आप आरोपियों के साथ साथ पूरे समाज को बदनाम करें, वो भी सरासर गलत है। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से जो भीम आर्मी पार्टी के एक नेता है महक सिंह, उन्होंने जो बात कही है वो इस तरीके की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनको लेकर कहनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और मैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण के जल्द तंदुरुस्त होने की ईश्वर से कामना करता हूं कि वो जल्द से ठीक हो जाए, स्वस्थ हों और वापस से अपनी फील्ड में लौटें। दूसरी बात, मैं आज आपको एक बात बता दूं कि लगातार इस देश में जो हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है और महात्मा गांधी को लेकर एक लगातार एक नरेंडम क्रिएट किया जाता है, एक मेमोरेंडम क्रिएट किया जाता है कि महात्मा गांधी ने इस देश का बंटवारा किया 1925 के अंदर। जब आरएसएस का पहला अधिवेशन होता है तो उसके अंदर द्विराष्ट्र की मांग किसने करी थी, जरा मुझे कोई बताएगा। इन लोगों ने देश को बांटने का काम किया है, आरएसएस। और आज जो तमाम लोग अखंड भारत की मांग करते हैं, मैं देश के तमाम लोगों को बता देना चाहता हूं कि इस देश के बंटवारे की पहली मांग हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने वाले 1950 के अंदर आरएसएस के अधिवेशन के लोग थे। आरएसएस के लोगों ने पहली बार दो राष्ट्र की मांग करी थी 1925 के अंदर। यह बात मैं आज आपको बता देता हूं। दूसरी बात, ये देश जो है वो 1947 में आजाद हुआ, जबकि ये देश जो है वो पहले भी आजाद हो सकता था, लेकिन इसके अंदर जो अड़चन जो स्थापित करने का काम करा वो आरएसएस के लोगों ने किया। 1942 मैं आपको बता दूं, 1942 के अंदर ये देश आजाद हो जाता, लेकिन उस वक्त जो आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसको लेकर जो अंग्रेजों को जो लेटर लिखा गया था वो आरएसएस ने लिखा था। जरा कोई बताएगा क्यों लिखा था। दूसरी बात, ये बहुत कम लोग ये बात जानते हैं, आज मैं आपको बता देता हूं कि क्रांतिकारी के खिलाफ बयान देने वाले, उनके खिलाफ गवाही देने वाले कौन थे आपको पता है? उनके खिलाफ गवाही देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने क्रांतिकारी लीलाधर के खिलाफ बयान देने का यानी गवाही देने का काम किया, जिस गवाही के चलते क्रांतिकारी लीलाधर को 2 साल की सजा सुनाई गई, 2 साल का कारावास दिया गया। कोई मुझे सवाल का जवाब देगा? जो लगातार इस देश में हिंदू और मुसलमान का मेमोरेंडम क्रिएट किया जाता है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरएसएस के अंदर पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, आदिवासी हैं, लेकिन आज तक किसी को बड़ा लीडर पिछड़े को क्यों नहीं बनाया गया, दलित को बड़ा लीडर क्यों नहीं बनाया गया, ये बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये कि जब आप बात करते हैं कि भैया आरएसएस की, जब आप बात करते हैं आरएसएस में दलित भी हैं, सब लोग हैं, तो एक बात मुझे बताइए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक मूवमेंट चलाया था जिसका नाम था, नासिक के अंदर ये मूवमेंट चलाया था, कालाराम मंदिर का ये मूवमेंट चलाया था। तो उस मुद्दे पर बाबा साहब अंबेडकर का विरोध आरएसएस ने क्यों किया था, इस सवाल का जवाब मुझे आरएसएस दे दे। और जो लोग आज हमें देशभक्ति का और राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, 1925 से लेकर 1925 से लेकर 1947 तक जिन लोगों ने वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया, वो आज हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों से या तो डरते थे या नारे नहीं लगाते थे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त पर जो सावरकर को जो है वो पेंशन मिला करती थी, मैं आपको बता दूं उस वक्त पर और भी लोग जेल के अंदर बंद थे, लेकिन उनमें से किसी को भी पेंशन नहीं मिलती थी, सिर्फ आरएसएस को ही क्यों मिलती थी? कोई मुझे सवाल का जवाब देगा? देंगे आप मुझे कोई इनमें से एक भी सवाल का जवाब दे पाएंगे? में थे वो, सेना में थे देश के लिए। अच्छा, और कोई नहीं था क्या? बताइए जरा आप मुझे। सेना में तमाम लोग थे ना। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सुन लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, सावरकर के अलावा 300 प्लस और लोग भी वहां पर बंद थे जो काला पानी की जो सजा सुनाई गई थी, लेकिन उनमें से सिर्फ 20 माफीनामे सावरकर ने ही क्यों लिखे? कोई सवाल का मुझे जवाब दे। और आज भारतीय जनता पार्टी और जो आरएसएस के जो लोग हैं, ये लोग जो हमें हिंदू राष्ट्र का पाठ पढ़ाते हैं, आपने पहली बार, आज आप अखंड भारत की आज ही तो आप मांग कर रहे हैं, आपने पहली बार इस देश के अंदर द्विराष्ट्र की मांग उठाई। 1925 के अधिवेशन के अंदर आपने भारत को 2 भाग में विभाजित करने का काम किया, जिसकी आपने डिमांड रखी कि एक बने मुस्लिम राष्ट्र और दूसरा हिंदू राष्ट्र। आपने भारत को बांटने का काम किया। आपकी पार्टी के नेता ने लीलाधर के खिलाफ, क्रांतिकारी लीलाधर के खिलाफ गवाही देने का काम किया, जिस कारण क्रांतिकारी लीलाधर को 2 साल की कारावास की सजा से भुगतना पड़ा। आप ही की पार्टी के लोगों ने 1925 से लेकर 1947 तक वंदे मातरम का नारा नहीं लगाया। आप वही लोग हैं, जब देश आजाद हुआ तो आपने तिरंगे को पैरों तले रौंदा, और आज आप हमें देशभक्ति का पाठ सिखाते हैं। ये देश बेहद खूबसूरत है। इस देश की खूबसूरती है कि यहाँ टोपी वाला और तिलक वाला और पगड़ी वाला सब एक साथ मिलकर रहते हैं। देश का एक राज्य बेहद बुरी तरीके से जल रहा है, मणिपुर। प्रधानमंत्री की एक भाषा
कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक बात आज लोगों को क्लियर स्पष्ट कर दूं, मेरे भाई, मेरी लड़ाई किसी जाति, किसी धर्म, किसी मजहब या किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई उन तमाम नेताओं से है जो इस भारत देश को अपने बाप की संपत्ति समझकर बेचते हैं। मेरी लड़ाई उन तमाम भारत देश के नेताओं से है जो इस देश के बच्चों के हाथ में कलम की जगह हथियार थमाने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतनी सारी लड़ाइयां इस देश में होती हैं, कहीं पर मंदिर के नाम की लड़ाई होती है, तो कहीं पर मस्जिद के नाम की लड़ाई होती है, तो कहीं पर गुरुद्वारे और चर्च के नाम की लड़ाई होती है। क्या आपने इन जाति, धर्म और मजहबी लड़ाई में कभी नेता के बच्चों को देखा इन्वॉल्व होते हुए? कभी आपने देखा हो कि सुबह उठकर आप देख रहे हो टीवी पर कि अमित शाह का बेटा जैसा सड़क पर बैठकर हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा हो? नहीं करता और कभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चों का फ्यूचर जो है वो एजुकेशन में है और आपके बच्चों का फ्यूचर वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए वो आपके बच्चों को अंबेडकर की पुस्तक का ज्ञान नहीं लेना देना चाहते। वो चाहते हैं कि आपके बच्चे हाथ में हथियार रखें ताकि वो इस देश की बेहतरी के लिए ना सोच सके। इसलिए फैसला आपका है। मैं आपको बार बार कहता हूं, मैं धर्म, जाति, मजहब के खिलाफ नहीं बोलता। मैं आपसे कहता हूं कि जब ये देश बचेगा तब जातियां भी होंगी, धर्म भी होगा और मजहब भी होगा। इस देश की खूबसूरती यूनिटी में है। तो एक साथ मिलकर रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।